प्रेरणा हसनपुर के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी और लकड़ियां काटकर उनका पेट भी पालती थी। तभी एक दिन प्रेरणा जंगल में लकड़ियां काट रही होती है। तभी वहां पर एक सुंदर सा लड़का फोटोग्राफी करने उस जंगल में पहुंचता है। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। वाओ, कितना प्यारा वीडियो आ रहा है। कितना सुंदर जंगल है। ये पक्षी, ये जानवर बहुत ही अच्छे कैप्चर हो रहे हैं। और ये मेरे DSLR कैमरा में। अविनाश फोटोग्राफी कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास कुछ जंगली कुत्ते आते हैं और जो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। हेल्प हेल्प, कोई है यहाँ? हेल्प हेल्प, बचाओ। ये तो किसी की चिल्लाने की आवाज है। लगता है आज फिर किसी जंगली जानवर ने किसी इंसान पर हमला किया है। हे भगवान! तभी प्रेरणा उन जंगली कुत्तों से अविनाश की जान बचाती है। आप ठीक तो है ना? आपके शरीर पर तो बहुत जख्म आ गए हैं। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। प्रेरणा अविनाश को लेकर अपने घर पर आती है। ये देखिए, मैंने ये हल्दी चंदन का लेप लगा दिया है। अब ये जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया प्रेरणा जी, जो आपने जंगली जानवरों से मेरी जान बचाई। अब अविनाश अपने घर आ जाता है, जहां वह अपने कमरे में बैठकर प्रेरणा के बारे में सोचते हुए कितनी सुंदर लड़की थी वो। लड़की तो मेरे दिल और दिमाग से निकल ही नहीं रही। प्रेरणा के ख्यालों में अविनाश इतना खो चुका था कि अब आए दिन जंगलों में आकर फोटोग्राफी करता और देखते ही देखते प्रेरणा की भी अविनाश से अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी एक दिन, ये क्या है? इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? ऐसे खींचते हैं, यहाँ से इस बटन को दबाना होता है और यहाँ से क्लोज करके पिक्चर क्लिक हो जाती है। अब जहां अविनाश प्रेरणा को फोटोग्राफी करना सिखाता है, वहीं प्रेरणा उसे जंगलों के जानवरों से दोस्ती करना सिखाती है, जिससे अविनाश के अंदर से जानवरों को लेकर जो डर था वो खत्म हो जाता है। अब देखते ही देखते दोनों की दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है। तभी एक दिन, चलो प्रेरणा, आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाकर लेकर आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। मैं इतनी गरीब लड़की हूँ, तुम्हारे घर पर कैसे जाऊं? अविनाश प्रेरणा की एक नहीं सुनता और उसे अपने घर के पास लेकर आता है। बाप रे, कितना आलीशान महल है। ये पूरा महल तो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो इस आलीशान महल के घर में रहते हो। मैंने तो ऐसे महल सिर्फ कहानियों में ही सुने हैं और अखबारों की तस्वीरों में ही देखे हैं। कोई बात नहीं प्रेरणा, लेकिन अब तुम इस महल को देखने और इसमें रहने की भी आदत डालो, क्योंकि मैं जल्दी तुम्हें आलीशान महल की बहू बनाने वाला हूँ। ये क्या कह रहे हो अविनाश? मैं इस घर की बहू कैसे बन सकती हूँ? ये सच नहीं हो सकता। मैं एक बहुत ही गरीब लड़की हूँ और तुम्हारे माता पिता, क्या वो मुझ जैसी गरीब लड़की को एक्सेप्ट करेंगे अपने महल जैसे घर में? अरे प्रेरणा, तुम चिंता मत करो। मेरे माता पिता की खुशी उसी में होती है जिसमें मेरी खुशी होती है। अब कुछ ही दिन बाद अविनाश प्रेरणा से शादी करके उसको महलों में लेकर आता है। अरे बेटा, ये सब क्या है? तूने शादी कर ली और तूने मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा? माँ, मैं तो आपको सभी चीज बताने ही वाला था, लेकिन चीजें इतनी जल्दबाजी में हो गई कि आपको बताने का समय ही नहीं मिल पाया। ठीक है बेटा, अब जब शादी हो ही गई है तो ठीक है। आओ बहू, घर के अंदर आ जाओ। प्रेरणा अविनाश के साथ घर के अंदर आती है, जहां वह अपना महल जैसा आलीशान ससुराल देखकर खुद से कहती है, बाप रे, कितना आलीशान महल है। ऐसा आलीशान महल तो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसा घर बनाने के लिए तो ना जाने लोगों के कितने लाखों करोड़ों रुपए लग जाते होंगे। छोटी मालकिन, चलिए, आप बहुत ज्यादा थक गई होंगी। चलिए, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देता हूँ। अब नौकर प्रेरणा को उसके कमरे में लेकर आते हैं। बाप रे, कितना आलीशान बेडरूम है मेरा और कितने प्यारे फूलों से सजा रखा है। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जो ये महल जैसा ससुराल मुझे मिला। अब प्रेरणा अगले दिन अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। बाप रे, मेरे महल जैसे ससुराल की रसोई कितनी आलीशान है और यहाँ तो चूल्हा भी नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक है और मुझे तो ये सब चलाना भी नहीं आता है। अच्छा, तो अब ये जाहिल गरीब लड़की हमारे आलीशान रसोई में भी आ पहुंची। तुम इस घर की बहू तो बनकर आ गई, पर क्या तुमने आज से पहले ये आलीशान किचन देखा था? कोई नहीं, अब देख लो, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो, क्योंकि तुमने तो आज से पहले ये सब देखा नहीं होगा ना। अब प्रेरणा अपनी
पहली बार ऑटोमेटिक चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है, जिसके दौरान उसका हाथ जल जाता है। आह, आह, माँ। अब जले हाथों से ही खाना बनाकर प्रेरणा सबके लिए डाइनिंग टेबल पर परोसती है। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठा अविनाश कहता है, अरे माँ, मुझे आपको बताना था कि काम के सिलसिले से आज ही मुझे 2 से 3 महीने के लिए बाहर जाना है, तो आप प्रेरणा का ध्यान रखिएगा। प्रेरणा अभी किसी को इस घर में अच्छे से जानती नहीं है। हाँ हाँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अब अविनाश के जाने के बाद प्रेरणा आलीशान महल में घूम रही थी और सभी चीजों को निहार रही थी, क्योंकि आज से पहले प्रेरणा ने ऐसा महल कभी नहीं देखा था। तभी वह अपने हाथ में एक सुंदर से गुलदस्ते को लेती है। अरे तूने मेरा गुलदस्ता क्यों छुआ है? अपने गरीब गंदे हाथों से मेरे इस महंगे गुलदस्ते को गंदा कर देगी क्या? अब प्रेरणा चुपचाप अपने आलीशान कमरे में आकर आराम कर रही होती है। ये गरीब लड़की, चल उठ, बहुत आराम फरमा लिया तूने इस आलीशान बिस्तर पर। अब चल, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे कहाँ रहना है। आज से तू यहाँ नहीं रहेगी। पर अविनाश जी ने तो कहा था कि यही मेरा कमरा है। वो मेरा बेटा बोलकर गया था, वो भी इसलिए क्योंकि तूने उसको अपने प्यार में गुमराह किया ताकि तू इस आलीशान महल में राज कर सके। लेकिन आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी कि तुम जैसी गरीब लड़की की क्या औकात होती है। अब गायत्री प्रेरणा का हाथ खींचते हुए आलीशान घर के पीछे छोटे से कमरे के पास लेकर जाती है। ये देख, ये है तेरी जगह और आज से तू यहाँ इस एक कमरे में ही रहेगी। लेकिन माँ जी, मैं यहाँ इस छोटे से एक कमरे में कैसे रह पाऊंगी? गायत्री प्रेरणा को कमरे के अंदर धक्का देते हुए। ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन आज से तू यहीं रहेगी। अब प्रेरणा उस कमरे में आती है अगले दिन सुबह। माँ जी, मुझे खाना बनाना है, लेकिन उस एक कमरे में तो इतनी जगह ही नहीं है कि मैं वहाँ खाना बना सकूं। क्या मैं आपकी आलीशान महल की रसोई में खाना बना सकती हूँ? अरे तुम जैसी गरीब को एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? कोई जरूरत नहीं है, जाकर सड़क पर से मिट्टी लेकर आओ और उसका चूल्हा बना और अपने उस एक कमरे में ही खाना बना। अब प्रेरणा सड़क पर जाकर कुछ मिट्टी को लेकर आती है और उसी एक कमरे में एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा बनाती है और उसके ऊपर अपने लिए खाना बना रही होती है, जिससे पूरे घर में मिट्टी का धुआं भर जाता है। अब खाना बनाने के बाद प्रेरणा, माँ जी, क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकती हूँ? उस एक कमरे में नहाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। नहीं नहीं माँ, इस गरीब लड़की को साफ मना कर दो। अरे इसके नहाने के बाद तो हमारे टॉयलेट का हाइजीन ही खराब हो जाएगा और मैं हाइजीन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। नंद की बातें सुनकर प्रेरणा अपने कमरे में आती है और अपने उस एक कमरे में थोड़ी सी जगह पर कपड़ा लटकाकर वहीं नहाना शुरू करती है। अब प्रेरणा जैसे ही नहाती है कि उसका सारा पानी फर्श पर बिखर जाता है और कुछ पानी चूल्हे के ऊपर गिर जाता है, जिससे चूल्हा पूरी तरीके से गीला हो जाता है। बेडशीट भी उसकी गीली हो जाती है जिस पर वह सोती थी। हे भगवान, मेरे नहाने के कारण तो मेरा सारा चूल्हा गीला हो गया, फर्श पर पानी बिखर गया और मेरे बनाए हुए खाना भी खराब हो गया। अब मैं क्या खाऊंगी? अब जैसे तैसे प्रेरणा अपने एक कमरे में गुजारा कर रही थी। ऐसे ही दिन गुजरता और देखते ही देखते प्रेरणा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह कमजोर, बीमार और दुबली पतली हो जाती है। ऐसे ही एक दिन वह अपने बिस्तर पर आराम कर रही होती है कि तभी अविनाश शहर से 5 महीने खत्म करने के बाद अपने घर लौटता है। प्रेरणा, कहाँ हो तुम? प्रेरणा, प्रेरणा, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। हॉल में भी देख लिया, रसोई में भी देख लिया और तुम कमरे में भी नहीं हो। कहाँ हो प्रेरणा तुम? बड़े मालिक, प्रेरणा मैडम यहाँ नहीं है। आइए मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। अब घर का नौकर अविनाश को लेकर महल के दूसरी तरफ बने एक छोटे से कमरे में लेकर आता है, जहाँ प्रेरणा बीमार हालत में जमीन पर सो रही होती है। प्रेरणा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? और चूल्हा, ये पानी, ये जमीन पर बिस्तर, ये सब क्या है? अब अविनाश को देखते ही प्रेरणा अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाती और वह उसकी गैर मौजूदगी में उसके साथ हुए सभी अत्याचारों को उसे बता देती है। तभी वहां पर गायत्री और कोमल भी आ जाती हैं। बस, अब बहुत हो गया। जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत ही नहीं है, उस महल जैसे आलीशान घर में मुझे भी नहीं रहना। चलो प्रेरणा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं अविनाश, मेरी वजह से अपनी माँ को मत छोड़ो। और मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि मुझ जैसी गरीब को तुम्हारी माँ कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं इस महल जैसे ससुराल में रहने के काबिल नहीं हूँ। आप मेरी वजह से अपनी माँ को मत छोड़िए। प्रेरणा की बातें सुनकर गायत्री को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे एहसास होता है कि इतनी बदसलूकी करने के बाद भी अगर वह चाहती तो वो उसके बेटे से उसे अलग भी कर सकती थी, लेकिन वह खुद सब कुछ छोड़कर जा रही है ताकि उसका बेटा उसके पास रह सके। मुझे माफ कर दो प्रेरणा, मुझसे गलती हो गई। आज से तुम इस महल की इकलौती बहू और आज से हम सब साथ रहेंगे।
प्रेरणा अपनी सास को माफ कर देती है और अपने महल जैसे ससुराल में अपने पति अविनाश के साथ खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगती है। भाई साहब, थोड़ा हल्का ही रंग पेंट करिएगा दीवारों पर। मेरी बड़ी बहू को हल्के रंग ज्यादा पसंद है। इस कमरे के बाद दूसरे कमरे में भी आपको पेंट करना है, और हाँ, आजकल जो पेंट से डिजाइन बनते हैं ना, वो भी बना दीजिएगा। मैं आपके लिए थोड़ी देर में चाय भिजवाती हूँ। सरस्वती के दोनों बेटे तरुण और मोहित की घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही थी। समय गुजरता है और सरस्वती के दोनों बेटे तरुण और मोहित की शादी हो जाती है। सरस्वती अपनी दोनों बहुओं अलीशा और नीलम का धूमधाम से गृह प्रवेश करती है। तुम दोनों काफी थक गई होगी ना, जाकर कुछ घंटे आराम कर लो। बाकी की रस्में हम शाम को आराम से कर लेंगे। माया बेटा, जा अपनी दोनों भाभियों को उनके कमरे में ले जा। 1 मिनट रुकिए। अरे भाई साहब, आप लोग अभी तक सामान लेकर अंदर नहीं आए, जल्दी से अंदर ले आइए। अलीशा जैसे ही बोलती है, गेट के बाहर से 3-4 मजदूर हाथों में सोफा, बेड, अलमारी, डाइनिंग टेबल, एलईडी, ओवन और ढेर सारे बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर घर के अंदर लाकर रख देते हैं। पलक झपकते ही आधे से ज्यादा हॉल अलीशा के लाए हुए दहेज के सामान से भर जाता है। अरे अलीशा बहू, ये सब क्या है? हमने तो तुम्हारे माता पिता से बिल्कुल भी दहेज नहीं मांगा था, तो उन्हें ये सब देने की क्या जरूरत थी, वो भी इतना सारा? मेरे पापा के पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, इसलिए दहेज में उन्होंने हर चीज मुझे एक से बढ़कर एक दी है। अब मैं एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ, ना कि फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर की, जो शादी में भी दहेज के नाम पर बस कपड़े के 2 सूटकेस उठाकर ले आऊं। अलीशा बहू, अगर नीलम बहू एक गरीब घर से है और वो दहेज लेकर नहीं आई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तुम्हारी जेठानी है और तुम उसे इस तरह ताने नहीं दे सकती। तुम इतना सारा दहेज उठाकर ले आई हो, हम इसे रखेंगे कहाँ? तुम्हारा और मोहित का कमरा भी इतना बड़ा नहीं है कि सारा सामान आ जाए। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारे कमरे में तो ये सारा सामान आने से रहा। लगता है माँ, हमने जो बाकी के कमरे बंद कर रखे हैं, उन्हीं में से किसी एक कमरे में हमें ये सारा सामान रखना होगा। लेकिन बाकी के जो कमरे बंद हैं, वो तो हमने मेहमानों के लिए रखे हुए हैं। पिताजी, कौन सा मेहमान हमारे साल भर आते हैं? आएंगे तो हम उस समय देख लेंगे। तो मेरे कमरे में तो इतना सामान आने से रहा। सरस्वती के पूरे घर में 10 कमरे थे, जिसमें से एक कमरे में सरस्वती और उसके पति रहते हैं। बेटी एक कमरे में और उसके दोनों बेटे एक कमरे में रहते थे। शादी के बाद जब अलीशा ढेर सारा दहेज लेकर आती है, तो उन बंद 5 कमरों में से एक कमरा उसके कमरे के अलावा अलीशा को दे दिया जाता है, जहां अब देवरानी के पास रहने और सामान रखने के लिए 2 कमरे थे। वहीं जेठानी के पास सिर्फ एक ही कमरा था, और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दहेज का जो भी सामान लेकर आई थी, वो तो मैंने दूसरे कमरे में अच्छे से शिफ्ट करवा दिया है, लेकिन इस बड़ी एलईडी का क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसे भी एक कमरे में शिफ्ट करवा देती हूँ। और वैसे भी मेरे घर में तो मेरा एक मिनी थिएटर बना हुआ था, क्यों ना अपने ससुराल में भी मैं कुछ ऐसा ही करूं। अलीशा कंपनी से वर्कर्स को बुलाकर एक और कमरे में अपने दहेज में लाई हुई बड़ी सी एलईडी लगवा देती है, जिसे देख सरस्वती, ये क्या बहू, तूने ये कमरा खुलवाकर एलईडी क्यों लगवा दी? अगर तुझे एलईडी ही लगवानी थी तो तू हॉल में या अपने कमरे में भी तो लगवा सकती थी। हॉल में तो पहले से ही टीवी, और मेरे कमरे की कोई भी वॉल पर इतना बड़ा एलईडी सूट नहीं करता, और दूसरे कमरे में तो सिर्फ सामान रखा हुआ, इसलिए मैंने इसमें ये एलईडी लगा दी। वो क्या है ना, मुझे मूवीज और सीरीज देखने का काफी ज्यादा शौक है, इसीलिए जब आपका भी कुछ देखने का मन करे तो मुझे बता दीजिएगा। हम दोनों मिलकर इस बड़ी सी एलईडी पर देखेंगे इस कमरे में। धीरे धीरे कर अब जहां अमीर देवरानी के पास रहने और सामान के लिए 3 कमरे हो गए थे, वहीं बेचारी गरीब जेठानी अभी भी एक ही कमरे में अपना गुजारा कर रही थी। अरे भाभी, ये डॉग किसका है? बड़ा ही प्यारा है। इसका नाम लिली है और ये मेरा ही पेट है। वो क्या है ना, आज मैं मायके गई थी तो मैं इसे वहाँ से ले आई। इसे मेरे बिना रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। माँ बता रही थी कि मेरे बिना ये ठीक से कुछ खाती भी नहीं है। अब ये हमारे साथ ही रहेगी। मोहित को तो जानवरों से बड़ा ही डर लगता है। अगर तू इसे अपने कमरे में रखेगी तो बेचारा तो कमरे में आएगा भी नहीं। तो क्या हुआ माँ जी, हमारे घर में अभी भी पूरे 2 कमरे खाली हैं। उसमें से एक कमरा मैं अपनी प्यारी लिली को दे देती हूँ। क्या कहा बहू तूने? एक कुत्ते के लिए अब तू एक पूरा कमरा ही लेगी? अरे ये छोटा सा तो कुत्ता है, इसे एक डॉग हाउस लाकर उसमें रख दे या आंगन में बांध दे। माँ जी, ये भले ही आपके लिए एक नॉर्मल डॉग है, लेकिन मेरे लिए मेरी जान है। मेरे मायके में भी मैंने इसके लिए एक अलग से कमरा बनवा रखा था। इसे शुरू से ही खुली जगह में रहने की आदत है, और भला मैं इसे आंगन में कैसे जोड़ दूं? किसी ने इसे चुरा लिया तो? प्लीज माँ जी, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हैं? प्लीज।
माँ जी अगर अलीशा इतना कह रही है तो एक कमरा दे दीजिए। वैसे भी अगर अलीशा का डॉग घर में इधर उधर घूमेगी तो हम सभी को ही परेशानी होगी। इससे अच्छा तो वो कमरे में ही रहे, वही सही है हमारे लिए। नीलम की बात सुनकर सास सरस्वती अलीशा के डॉग के लिए उसको एक कमरा दे देती है। और अब अमीर देवरानी के पास पूरे 4 कमरे होते हैं। वहीं एक दिन अलीशा अपने कमरे में खड़ी होकर रील बना रही थी कि तभी अरे यार, इस रूम में तो बिल्कुल भी अच्छी वीडियो नहीं बन रही है, कोई विंडो भी नहीं है। क्या इस घर में कोई ऐसा कमरा है जिसमें विंडो बनी हुई है? अलीशा सारे कमरों में जाकर विंडो वाला कमरा ढूंढने लगती है। तभी आखिरी बंद कमरे में पहुंचकर अलीशा को एक बड़ी सी विंडो दिखाई देती है। उस कमरे से बाहर का व्यू भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये हुई ना बात, अब तो मैं इसी कमरे में अपने सारे वीडियोस बनाया करूंगी। बस जल्दी से यहाँ पर ढेर सारी लाइट्स लगा देती हूँ। देखते ही देखते अलीशा उस आखिरी कमरे पर कब्जा कर उसमें रिंग लाइट्स के साथ ढेर सारी अपनी वीडियोस बनाने का सामान वगैरह लगा देती है और अब उसमें रील बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन नीलम के मायके वालों ने उसे कुछ सामान भिजवाया था। अरे यार, ना जाने माँ इतने सारे कपड़े और ये सामान देखकर क्यों चली गई। कमरे में तो मैं हर जगह कुछ ना कुछ रखा है। काम करती हूँ, इसे ले जाकर अलीशा के वीडियो बनाने वाले कमरे में रख देती हूँ। थोड़ा सा ही तो सामान है, उसे क्या ही परेशानी होगी। सारा सामान नीलम अलीशा की वीडियो बनाने वाले कमरे में रख रही होती है कि तभी वहां अलीशा आती है। जेठानी जी, आप ये क्या कर रही हो? आपको पता नहीं है ये कमरा मेरा है? हाँ पता है, वो तो बस यहाँ मैं थोड़ा सामान रखने के लिए आई थी। मैंने क्या कहा आपने सुना नहीं? इस घर के जो एक्स्ट्रा 5 कमरे हैं वो मेरे हैं। इसमें सिर्फ मेरा ही सामान रहेगा और मेरी मर्जी से ही कोई इस कमरे में आएगा। अपना ये सामान उठाओ और निकलो मेरे कमरे से। अलीशा नीलम को उसके सामान के साथ कमरे से बाहर निकाल देती है, जिससे नीलम को काफी बुरा लगता है। वहीं अलीशा के कहने को 5-5 कमरे थे, लेकिन अलीशा किसी भी कमरे की ठीक से सफाई नहीं करती थी। हर कमरे में हमेशा गंदगी फैली रहती थी, जिसे देख सरस्वती, अलीशा बहू ने तो सारे कमरों में गंदगी फैला रखी है। हर जगह मक्खियां भिन भिना रही हैं। कितनी बार कहा इससे कि कमरा साफ कर, लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। सरस्वती के घर उनके कुछ मेहमान आते हैं। सबके खाने पीने के बाद नीलम किचन में बर्तन धो रही होती है। वहीं अलीशा सबके लिए कस्टर्ड बनाती है। तभी सरस्वती किचन में आती है। अलीशा बहू, इन लोगों का आज रात यहीं रुकने का प्लान है, इसलिए तेरे एक कमरे में मैं इन्हें ठहरा रही हूँ। माँ जी, आप मेरा कमरा इन्हें कैसे दे सकते? एक कमरे में तो मैं और मोहित रहते हैं, दूसरे कमरे में मेरी लिली और तीसरे कमरे में एलईडी रखा हुआ है। अगर ये लोग लिली के साथ रहेंगे तो मेरी लिली इनसे डरेगी और एलईडी के कमरे में कुछ तोड़फोड़ कर दिया तो। और एक कमरा तो दहेज के सामान से ही भरा हुआ है और जो मेरा रील बनाने का कमरा है उसमें भी कितनी सारी वायरिंग हो रखी है। अब उन सबको हमें निकालना पड़ेगा। सॉरी माँ जी, लेकिन मैं अपने 5 कमरों में से एक भी कमरा नहीं दे सकती। अलीशा बहू, क्या कह रही है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब मेहमान क्या हॉल में सोएंगे? माँ जी, आप थोड़ा धीरे बोलिए। अगर मेहमानों ने सुन लिया तो हमारे घर की बेइज्जती होगी। एक काम करिए, मैं और आप माया एक कमरे में सो जाएंगे और पिताजी और ये हॉल में, बाकी आपके कमरे में मेहमान सो जाएंगे। बाहर मेहमान बैठे हुए थे, इसलिए नीलम की बात मानकर सरस्वती ऐसा ही करती है। अगले दिन जैसे ही मेहमान घर से जाते हैं तो सरस्वती अपनी बेटी माया के साथ मिलकर अलीशा और मोहित के कमरे को छोड़कर बाकी सारे कमरों का सामान और उसके डॉग को हॉल में रख देती है और बाकी के 4 कमरों में ताला भी लगा देती है। अलीशा जैसे ही बाहर से आती है तो अपना सामान हॉल में देखकर काफी हैरान होती है। माँ जी, ये सब क्या है? आपने मेरा सारा सामान, यहाँ तक कि लिली को भी हॉल में रख दिया। इस घर में जिस तरह नीलम बहू अपने छोटे से कमरे में रहती है उसी तरह अब तुझे भी रहना होगा। तेरे इस कुत्ते और सामान के लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं है। घर में इतने सारे कमरे हैं और आप कह रही हैं जगह नहीं है। अलीशा, तुम्हारे कहने पर माँ जी ने तुम्हें एक एक कर सारे कमरे दे दिए, लेकिन जब कल हमें जरूरत थी तो तुमने एक भी कमरा नहीं दिया। जानती हो कल मेहमानों के सामने घर वालों की कितनी बेइज्जती हो सकती थी। हम सबका यही फैसला है, या तो तुम इस सारे सामान और कुत्ते को घर से बाहर निकालो या तो उनके साथ यहाँ से चली जाओ। अपने ससुराल वालों को इतने गुस्से में देख अलीशा उनसे कुछ नहीं कह पाती और सारा एक्स्ट्रा सामान उठाकर सीधा अपने मायके भिजवा देती है। वहीं अपने डॉग के लिए भी अब आंगन में एक छोटा सा डॉग हाउस बनवा देती है, जिसे अब दोनों देवरानी जेठानी के पास बराबर के 1 कमरे होते हैं।